हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं और ये सीरीज हमारी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। यानी कि यहाँ पे इस सीरीज में हमारा मेन जो फोकस है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं। वो सारा कंटेंट जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इस सीरीज़ के थ्रू हम हिंदी मीडियम के लिए 100% कंटेंट है वो पब्लिश कर चुके हैं एसएसटी का, यानी टोटल चैप्टर ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है तो हमारे जियो के लास्ट 2 चैप्टर्स पेंडिंग है, जिसको हम विद इन 1 वीक पब्लिश करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका मैथ वर्क, एमसीक्यूज़ या डिटेल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, सारे वीडियोस अवेलेबल है। कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप क्लास 10 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके अलावा क्लास 10 सोशल साइंस के कुछ और भी बैच, जैसे मैथ वर्क के लिए अलग से बना रखा है, एमसीक्यूज़ के लिए अलग से आपको एक बैच मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो उसके लिए भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें से काफ़ी सारा पार्ट है जो डिलीट हो चुका है, यानी कि उसको रिमूव कर दिया गया है। उनके लिए ओनली 2 टॉपिक्स रह गए, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाकी सारा का सारा उड़ा दिया गया है। हाँ, जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा का पूरा चैप्टर है, वो कंटेंट है, उसको अच्छे से समझना होगा। और बाकी जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, दे नीड टू फोकस ऑन ओनली ऑन दीज 2 टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की, और डिस्कस करेंगे इस इजी से चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन की हमें बात करनी है, तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखिए, हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना, दैट इज वैश्वीकरण। इंग्लिश में कहें तो ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड बनता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखिए, ग्लोबल वर्ड से बना है, द वर्ल्ड हैज टर्न इनटू ए ग्लोबल विलेज। नाउअडेज द वर्ल्ड हैज टर्न इनटू ए ग्लोबल विलेज, कि पूरा विश्व है वो एक गांव की तरह हो गया है, तो उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। आप ऐसे भी बता सकते हो, या यूं भी कह सकते हो कि नाउअडेज द वर्ल्ड, द कंट्रीज आर इंटरडिपेंडिंग ऑन ईच अदर। वर्ल्ड्स जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करती है, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। या यूं भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ग्लोबलाइजेशन। आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी बता सकते हो। सो देखिए, सबसे ईजी तो डेफिनेशन यही रहेगी कि नाउअडेज द वर्ल्ड हैज़ टर्न इनटू ए ग्लोबल विलेज, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ओके, या फिर यूं भी कह सकते हो द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। जो आपस में कनेक्शन बन रहा है ना, हमारा आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो चाइना में मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट अफ्रीका में मिल रहा है, अफ्रीकन प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहा है, इंडियन प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। हम यहाँ घर पे बैठे हुए किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट है वो यूज़ कर पा रहे हैं, ऑर्डर दे पा रहे हैं। यही तो ग्लोबलाइजेशन है। यानी मार्केट ऐसा रहा ही नहीं कि मार्केट अलग रहे। मार्केट, यूएसए की मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, इंडिया चाइना की मार्केट एक हो चुकी है, सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए तो हम ग्लोबल विलेज की तरह हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एमएनसी। एमएनसी क्या? देखिए, MNC stands for multinational company. Okay, a multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation. कि MNC क्या है? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल को हिंदी बोलते हैं बहुराष्ट्रीय, जो एक से ज़्यादा राष्ट्र में, एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है या फिर प्रोडक्शन करती है। ओके, उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन 1 नेशन। ओके, जैसे देखिए, इंडिया में आप काफ़ी सारी सेलफोन की कंपनी को देख लीजिए, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आपकी नोकिया हो, वीवो हो, ओप्पो हो, वन प्लस हो, कोई भी कंपनी लगा लीजिए। ओके, तो ये कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है,
ये एक से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज भी कोई भी लगा लीजिए, चाहे वो कोक हो, चाहे वो पेप्सी हो, ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। टाटा, इंडियन कंपनी की बात करें, टाटा, रेनबैक्सी, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, बिकॉज दे आर ओनिंग और कंट्रोलिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ओके, क्लियर। तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, विच रीजन्स आर फेवरेबल फॉर एमएनसी टू सेट अप प्रोडक्शन। कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जैसे दूसरे देश में जाएगी और वहाँ पर जाकर के प्रोडक्शन को सेटअप करेगी, तो ये बताइए कि वो कहाँ पर सेटअप करेगी, कौन से इलाके उसके लिए फेवरेबल होते हैं। देखिए मेनली 3 फैक्टर्स हैं दैट अट्रैक्ट द मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी को 3 फैक्टर अट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर सस्ता कच्चा माल मिल जाए। ओके, यानी कि जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो, पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड और अनस्किल्ड चीप लेबर, जहाँ पे सस्ता श्रमिक मिल जाए। और तीसरा जो फैक्टर होता है, तीसरा फैक्टर है क्लोजनेस टू द मार्केट, जहाँ पर बाजार हो। 3 चीज़ें देखिए। अब इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, क्यों आ रही है? देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है तो उनके लिए कच्चा माल यहीं पे अवेलेबल है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी रॉ मटेरियल यहीं पे अवेलेबल है, एक चीज़ होगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे चीफ लेबर अवेलेबल है, सस्ते लेबर अवेलेबल है, चाहे वो स्किल्ड चाहिए चाहे वो अनस्किल्ड चाहिए, सस्ते में है भाई, बहुत बेरोजगारी है तो वो भी अवेलेबल है। कंपनी यहाँ पे आ रही, क्योंकि अगर सस्ते में चीफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, चीफ लेबर अवेलेबल है, इट मीन्स दैट प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम होगी ना, प्रॉफिट ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, जिसको तीसरा जो फैक्टर है जो एमएनसीज को अट्रैक्ट करता है, दैट इज द मार्केट, क्लोजनेस टू द मार्केट। 140 करोड़ है हम, एक बड़ी मार्केट है, यहीं पे बिक जाएगा माल। ओके, तो ये 3 फैक्टर देखते हैं कि जहां पर उनको लगे कि यह मार्केट भी है, सामान बिक भी जाएगा, ओके, यहीं पे हमें कंज्यूम कर देना है, यहीं पे हमें रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, यहीं पे हमें चीफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल रही है, तो वहीं पे वो इन्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि द 3 फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट द एमएनसीज आर रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज द चीफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एंड थर्ड वन इज द क्लोजनेस टू द मार्केट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। देखिए एमएनसीज इन्वेस्टमेंट जब करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है ना, अब ये वो इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे इंडिया में अगर आती है तो कैसे इन्वेस्ट करेगी, यहाँ पे आकर के डायरेक्ट अपनी कंपनी सेटअप कर लेगी, इंडस्ट्री सेटअप कर लेगी? नहीं, ऐसा नहीं करती। देखिए 3 रूट्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं। हमसे पूछा गया मोस्ट कॉमन, हम पहले तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या करते हैं कि जैसे एक जॉइंट सेटअप कर लेते हैं, कई बार पार्टनरशिप। समटाइम्स मल्टीनेशनल कंपनीज डू द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनी, लोकल कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी बाहर से आई, मारुति के साथ पार्टनरशिप कर ली। हीरो होंडा बाहर से आए, हीरो के साथ पार्टनरशिप कर ली। ओके, एक तरीका तो ये होता है। सेकेंड होता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू द लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे देते हैं। जैसे लुधियाना में देखिए बड़ी बड़ी जो ब्रांड है कपड़ों के, वो ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन होता है और उसको अपना ठप्पा लगा करके बेच देते हैं। दूसरा तरीका ये बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू द लोकल प्रोड्यूसर्स, ठीक। थर्ड जो तरीका होता है बाय बाइंग अप द लोकल कंपनीज। अब जो मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है? द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज, कि जो लोकल कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, उसको वो खरीद लेती है एंड देन एक्सपेंड द प्रोडक्शन, उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसको एक्सपेंड करती है बिजनेस को। ये सबसे कॉमन रूट होता है, सबसे ज़्यादा वो ऐसा ही करती है, क्योंकि छोटी कंपनी को जो वो खरीदती है तो उनको कुछ मार्केट मिल जाती है, कुछ कस्टमर मिल जाते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं जिनको वहाँ की समझ होती है। ओके, सो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC's investment is to buy up local companies and then expand the production. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन है हमारा, वाई आर चाइनीज टॉयज सो पॉपुलर इन इंडिया। जो चाइनीज टॉयज हैं वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, तो क्यों है? देखिए 2 कारणों से है, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड सेकंड बिकॉज ऑफ न्यू डिज़ाइंस उनके अट्रैक्टिव होते हैं, और सेकंड उनके रेट कम होते हैं, दाम कम होते हैं, तो इसलिए वो अच्छे खासे पॉपुलर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 6th क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ अ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं व्यापार अवरोधक। वैसे देखिए ये ट्रेड बैरियर होते हैं ना, ये
अगर आप जैसे रोड पे जाते हो तो वहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर की तरह ही होते हैं ट्रेड में। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। कि जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट समझते हो ना, जो बाहर से अंदर की तरफ सामान आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड बैरियर। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट is known as trade barriers. It is called barrier because some restrictions have been set up. इसको बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। मान लीजिए 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया 50 रुपीज़, 150 का हो गया, महंगा हो गया, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, रेट ऊपर जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, ओके, प्रॉफिट कम हो जाएगा जो भी प्रोड्यूसर है उनके लिए, तो ये ट्रेड बैरियर कहलाते हैं। ओके, सो इम्पोजिंग टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ट्रेड बैरियर एंड इट इज कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस आर सेट अप ऑन द ट्रेड, क्योंकि ट्रेड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। क्लियर? हिंदी बोलते हैं व्यापार अवरोधक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म लिबरलाइजेशन मीन? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। देखिए, जो ट्रेड बैरियर लगा के वो व्यापार को, बिजनेस को, ट्रेड को रोकते हैं, ठीक, उन्हीं को जब हटा दिया जाता है ट्रेड बैरियर को, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सो रिमूविंग बैरियर्स और द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1947 के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। हमने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे कि भाई बाहर का सामान अंदर आना नहीं चाहिए। क्यों? वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज। हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि बाहर का सामान आता तो इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो ही नहीं कर पाती। ओके, उसके बाद 1991 में हमने क्या किया? वी रिमूव्ड ट्रेड बैरियर, दैट वाज नोन एज लिबरलाइजेशन। उसे हम कहा गया कि हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओके, 1991 में क्यों अडॉप्ट किया? उस वक्त हमें लगा था कि भाई इंडियन इंडस्ट्रीज है, अच्छी खासी बड़ी हो गई है, अब तो compete करना ही चाहिए, दो हाथ हो जाए, तो इसलिए हमने वहाँ से ट्रेड बैरियर को हटा दिया था। तो जब ट्रेड बैरियर को हटाया जाता है तो उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। सो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड imposed or set by the government is known as liberalization. Okay, now let's move to the next one. Next जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन हमें दिया गया। 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज WTO? WTO क्या है? देखिए, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, विच मॉनिटर्स द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। ये कोशिश क्या करता है कि भाई ओपन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, खुले व्यापार की नीति, रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर्स होने ही नहीं चाहिए, इसकी कोशिश करता है WTO। ओके, सो WTO stands for World Trade Organization. It is an international organization that's main aim is to liberalize international trade. अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको खुला बनाना, मुक्त बनाना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, ये इसका मुख्य काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, टैरिफ क्या होता है? एक टैक्स होता है दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो बाहर से आने वाले गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ बोलते हैं। ओके, यानी कि जो हमने ऊपर बात की थी ना कि समटाइम्स गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स, तो जो टैक्स इम्पोर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं वही टैरिफ होते हैं। क्लियर? ये कैसे किया जाता है? जो ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि हमें वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितनी चाहिए। ओके, टैक्स कम ज़्यादा करके ऐसे कुछ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर SEZ? SEZ क्या होते हैं ये हमें बताना है। देखिए, SEZ दैट स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि SEZ इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री दैट आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। SEZ क्या होते हैं? SEZ इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ऑफ ए कंट्री आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं ताकि विदेशी कंपनियाँ आए। देखिए, मैं इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं, जैसे गुरुग्राम के आसपास है, दिल्ली NCR के आसपास है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक SEZ बना दिया। ठीक,
अब वहाँ पे क्या देते हैं वो, वहाँ पे देखिए रोड फैसिलिटीज़ दे दी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ दे दी, वहाँ पे सिक्योरिटी दे दी, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे दी, टैक्स फ्री लैंड अवेलेबल करवा दी गई। ओके, सब कुछ दे दिया गया ताकि फ़ोन कंपनी जाए और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब वहाँ पे क्या होता है कि 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए टैक्स फ्री लैंड दी जाती है, और क्या चाहिए कंपनी को। तो SEZ आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री दैट आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द फोन कंपनीज। जो विदेशी कंपनी होती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 11th क्वेश्चन है, वाई आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, टू अट्रैक्ट फोन कंपनीज और MNCs टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कि ये क्यों किया जाता है, ताकि जो फ़ोन कंपनीज है उनको हम अट्रैक्ट कर पाएँ, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इसके लिए ऐसा किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 12th, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फ़ोन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और फ़ोन इन्वेस्टमेंट में हमें डिफरेंस बताना है। देखिए जब हम सिंपल से तरीके समझते हैं कि आपने एक शॉप ली, जगह ली, शॉप बनाई, उसमें फर्नीचर लगाया, जो भी सामान था वो आपने रखा, पैसा लगा, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हो गया इतना। ऐसा ही होता ना, घर पे हमने घर बनाया, हम कहते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई विदेशी कंपनी करे, फॉरेन कंपनी करे, तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। ओके, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स, एसेट्स को खरीदने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, मशीन, अदर इक्विपमेंट एटसेट्रा, इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ओके, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment. While the investment is made by the MNCs, it is called foreign investment. कि जब MNC मल्टीनेशनल कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि विदेशी कंपनी है, उसने आकर के पैसा लगाया, तो उसके आगे हम फॉरेन वर्ड लगा देते हैं। ओके, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर हम लोकल पर्सन अगर कोई चीज़ में इन्वेस्ट करे तो वो इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई MNCs मल्टीनेशनल कंपनी अगर इन्वेस्ट करी है उन्हीं चीज़ों के लिए, तो दैट इज़ नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13th हमारा क्वेश्चन है, नेम सम इंडियन MNCs। इंडियन MNCs के हमें नाम बताने हैं कुछ। तो देखिए इंडियन MNCs में टाटा मोटर्स है, दैट इज इन द सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस है IT सेक्टर में, रेनबैक्सी इन मेडिसिन्स, एशियन पेंट्स इन पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर्स इन नट्स एंड बोल्ट्स। तो ये कुछ इंडियन कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, यानी कि बाहर इन्वेस्टमेंट का रखा है, कई सारे देशों में इनका प्रोडक्शन या फिर ये बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, WTO स्टैंड्स फॉर, WTO की फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, MNC स्टैंड फॉर, हमें बताना है MNC, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। FDI स्टैंड्स फॉर, FDI फुल फॉर्म रहेगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, FDI। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17th है। 17th क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कि इंडियन गवर्नमेंट ने कब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया था, तो वो था 1991 में। ओके, 18th हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिबरलाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है, उसके फेवर में कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखिए ग्लोबलाइजेशन की हमने बात कर ली, अब ये फेयर हो सकता है, अनफेयर हो सकता है। फेयर को हिंदी में कहेंगे न्याय संगत, यानी कि बेनिफिट्स शुड बी शेयर्ड इक्वली, बेनिफिट्स जो हैं वो एक बराबर होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे फेयर। अगर सबको उससे बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं तो उसको हम अनफेयर कहेंगे। अभी जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज़ अनफेयर, बिकॉज बेनिफिट्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली, कि कुछ को तो बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन से,
कुछ को लॉस भी हुआ है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन दैट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, कि जहाँ पर एक समान एक साथ जो बेनिफिट्स है वो अगर सबके साथ इक्वली शेयर किए जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कि दैट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। ओके, अदरवाइज वो अनफेयर रहेगा। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है उसके हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डिटेल में बात करने वाले हैं। दैट इज़ नॉट फेयर टू ऑल। जैसे छोटी कंपनी हो गई या फिर जो लेबर क्लास हो गई या फिर रूरल पीपल की बात करें तो उनको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, that is the last one marker question of this chapter. Nearly dash countries of the world are members of WTO as of June 2022. देखिए अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो कितने देश हैं जो WTO के मेंबर है? तो वो है 164। तो ये थी हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन को। इस पे देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स दैट प्रमोट द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन पर्टिकुलर प्लेस। कि हमें कोई 5 फैक्टर बताने हैं जो अट्रैक्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है या नहीं करना है, कौन से फैक्टर है? विच फैक्टर्स अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर प्लेस। ओके, क्यों इन्वेस्ट करती है? तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले क्लोजनेस टू द मार्केट। जनरली क्या होते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज नाउअडेज दे आर इन सर्च ऑफ ए मार्केट वेयर दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। ठीक, तो जहाँ पर मार्केट अवेलेबल होती है तो वहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी यूनिट को सेटअप करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, फोर्ड इंडिया, जो फोर्ड कंपनी है वो इंडिया में आकर के उन्होंने चेन्नई के आसपास अपना प्लांट सेटअप कर लिया। क्यों सेटअप कर लिया? उन्हें पता गाड़ियाँ यहीं बेचनी है तो यहीं बना लेना। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर दैट अट्रैक्ट द मल्टीनेशनल कंपनी इज द क्लोजेस्ट टू द मार्केट बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स। सो दे ऑलवेज इन सर्च ऑफ मार्केट, वो मार्केट की सर्च में होते हैं, जहाँ मार्केट मिलेगी वहाँ पे सेटअप करेंगे। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। सेकेंड है वो ये भी देखते हैं कि लेबर की कॉस्ट क्या रहेगी। अब जैसे इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो लेबर इज़ अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, आसानी से अवेलेबल है, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो। अब यूरोपियन मार्केट में लेबर की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है। सो नाउअडेज द कंपनीज आर सेटिंग देयर सेटअप और द इंडस्ट्रीज इन दोज एरियाज वेयर लेबर इज नॉट ओनली अवेलेबल बट अवेलेबल एट चीप रेट्स और चीप कॉस्ट। ओके, लो कॉस्ट के ऊपर जहाँ अवेलेबल है। और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहीं पे वो इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे। ज़रूर थोड़ी है कि कॉटन यहीं से लेकर के जाएं और फिर वो कपड़ा बनाए फिर वापस लेकर के आए, यहीं पे सेटअप करेंगे ना। ओके, उसके बाद फोर्थ है गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक इनटू और लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। इसके साथ साथ फोर्थ फैक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अट्रैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया द गवर्नमेंट आर बीइंग सेटअप SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, तो वहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई आपको सब कुछ फ्री देंगे कुछ टाइम के लिए, तो कंपनीज इन्वेस्ट करेगी। ओके, इसके साथ साथ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, these companies, multinational companies look for the developed infrastructure too because that reduces their प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है उससे। और इसके साथ साथ जैसे सेफ्टी मेजर्स में आ गया, जहाँ पे सिक्योरिटी, अब कोई भी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या फिर इराक में, जहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, ब्लास्ट होते रहते हैं, वहाँ थोड़ी इन्वेस्ट करेगी। तो जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी होती है तो वहाँ पर ये चीज़ भी मायने रखती है कि कहाँ पर पीसफुल एरिया तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ये कुछ फैक्टर्स है दैट अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर एरिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO and at present 164 countries are the member of WTO। ओके, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए या फंक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक। तो इसके सेम ही है। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, WTO's मेन एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड,
मेन फंक्शन है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना है, यानी कि इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। ये वर्क कर रहा है कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, खुले व्यापार की, ओपन ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO's मेन एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। It establish or set up rules and regulations regarding international trade and sees that these rules are being obeyed. Okay, अब देखिए कि दूसरा काम क्या करते हैं कि WTO set up rules and regulations for international trade and it also observe that these rules are obeyed. वो ये भी देखता है कि इनको फॉलो किया जा रहा है। रूल रेगुलेशंस भी जो इंटरनेशनल ट्रेड के वो भी WTO ही सेटअप करता है। इट ऑल्सो रिजोल्व द ट्रेड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज है उसको सॉल्व भी ये करता है। ओके, तो 3 फंक्शन हो गए ना। पहला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड, इट सेटअप्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। एंड थर्ड, इट ट्राई टू सॉर्ट आउट द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी ट्रेड रिलेटेड झगड़े विवाद होते हैं उनको सुलझाना भी इसी का काम है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में, why are trade barriers imposed on the foreign trade and investment in a country? कि जो foreign trade या investment है उसमें trade barriers, जो foreign trade है या investment है उसके ऊपर trade barrier क्यों impose किए जाते हैं? ओके, पहला है फर्स्ट टू इंक्रीज डिक्रीज और रेगुलेट foreign trade। foreign trade को अगर बढ़ाना हो, घटाना हो, कंट्रोल करना हो, मैनेज करना हो तो उसके लिए ट्रेड बैरियर को यूज़ किया जाता है। ओके, फर्स्ट टू इंक्रीज डिक्रीज और रेगुलेट और कंट्रोल foreign trade, जनरली कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। अब देखिए, टैक्स लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया मतलब सामान नहीं आएगा, टैक्स कम कर दिया सामान बाहर से ज़्यादा आएगा, हमने कोटा फिक्स कर दिया लिमिटेड आएगा। तो हम करें ना, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, रेगुलेट करें। ओके, सो टू इंक्रीज डिक्रीज और रेगुलेट foreign trade, जनरली कंट्रीज इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। ओके, उसके बाद सेकंड है टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ फीस शुड कम इनटू द कंट्री। इसके लिए भी ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं। टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड हाउ मच गुड्स शुड कम इन द कंट्री, कि कितना आना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेड बैरियर लगा दिए जाते हैं कि कितना आए। जैसे कोटा फिक्स कर दिया, पाकिस्तान से चीनी आती है अपने यहाँ पे, हमने कोटा फिक्स कर रखा कि इतनी आ सकती है, तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो ट्रेड बैरियर। क्लियर। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द नेशन फ्रॉम फोरेन कंपटीशन, ट्रेड बैरियर्स आर इम्पोज्ड। इसके साथ साथ ये होता है कि समटाइम्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, कंट्री जो होती है दैट इम्पोज ट्रेड बैरियर। ओके, गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर। तो अब जैसे हमने किया था आज़ादी के बाद, हमने क्या किया था कि वी इम्पोज ट्रेड बैरियर टू प्रोटेक्ट आवर लोकल कंट्री, लोकल इंडस्ट्रीज़। लोकल इंडस्ट्रीज़ को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर लगा दिए थे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रेड बैरियर के यही होते हैं, टू इंक्रीज डिक्रीज और रेगुलेट foreign ट्रेड, और टू डिसाइड व्हाट शुड कम एंड हाउ मच शुड कम, कितना आए और क्या आए, उसके लिए ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं। समटाइम्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल प्रोड्यूसर्स वी इम्पोज ट्रेड बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का आफ्टर 1991 के बाद, क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, मोर चॉइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ डेज। आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन मोर चॉइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। पहले देखिए, नोकिया, मोटरोला 2 ही कंपनी होती थी मोबाइल की, स्लोरा, ओनिडा 2 ही टीवी होती थी, गाड़ियाँ मारुति एम्बेसडर 2 ही गाड़ियाँ होती थी। अब क्या है, मार्केट में जाइए पता ही नहीं चलता, इतनी गाड़ियाँ आ रही है, हर रोज़ कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है, हर रोज़ कोई नया मोबाइल का मॉडल लॉन्च हो रहा है। हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा ये भी मोबाइल की कंपनी है। नए नए ब्रांड के कपड़े आपको अवेलेबल हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो अब जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है कि अलग अलग नेशन की कंपनीज़ है वो यहाँ पे आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, उनके प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सो वी आर हैविंग मोर चॉइसेस इन द मार्केट, ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खरीदें क्या नहीं करें। ये पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सेकंड, चीपर गुड्स। नाउ द गुड्स और प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट, लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है। पहले देखिए, अगर बात की जाए, मैंने पहला जो सेल फ़ोन लिया था शुरुआत में, नोकिया 1100 लिया था,
जिसमें एक टॉर्च थी और दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक स्नेक होता था जो खुद को ही काटते हुए मर जाता था। बस यही होता था। उसका बिल है मेरे पास, 6800 रुपीज़ का है। 6800 रुपीज़ का कुछ भी नहीं था उसमें। और अब देखिए मल्टीमीडिया फ़ोन आ जाते हैं 700 में, सब कुछ है उसमें। तो अभी जो प्रोडक्ट हैं, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, चीपर रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट देख लीजिए सस्ते में मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ें सस्ती होती है। उसके बाद थर्ड है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल नाउअडेज। पहले क्या था, पहले ये था कि जैसे आपने देखा होगा कि आज से अगर 5-7 ईयर्स बैक भी बात की जाए, 10 ईयर्स बैक बात की जाए, तो उस वक्त काफ़ी सारी शॉप ऐसी होती थी जहाँ पे मोबाइल को रिपेयर किया जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल देखिए कि सेल फ़ोन गिर जाते हैं, आईफोन भी है वो भी गिर जाता है। ना आईफोन को कोई फ़र्क पड़ता है, ना जिसका गिरा है उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पता है कि कुछ नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है पहले के कंपैरिजन में। बेटर सर्विसेज बेटर हुई है। पहले कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, टेक्नीशियन आते ही नहीं थे, 6 मंथ 3 मंथ्स पता ही नहीं चलता था। अब देखिए कि तुरंत एक कॉल के ऊपर आते हैं। आप कॉल कीजिए कस्टमर केयर को किसी प्रोडक्ट के, 2 मिनट में 20 बार तो आपको सर बोल देंगे, बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, और आपको क्वालिटी सर्विस भी मिलेगी। ओके, ऐसी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। नाउअडेज वी आर हैविंग ऑल टाइप ऑफ द फैसिलिटीज एट चीपर रेट्स एंड इट इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 5th ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये है एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। हमें बताना है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्शन को कैसे एक्सपेंड करती है, कैसे स्प्रेड करती है, कैसे फैलाती है। तो देखिए 3 रूट्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, कि वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर देती है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, एग्जांपल है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा विद फोर्ड, इन्होंने ऐसे ही सेटअप किया था। तो पहला तरीका ये होता है कि लोकल कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप कर लेती है। ठीक, सो फर्स्ट रूट इज बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। सेकेंड है बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद लोकल कंपनीज। दूसरा तरीका होता है लोकल कंपनी को ऑर्डर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स, फूड प्रोडक्ट एट्सेट्रा। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द लोकल कंपनीज ऑन द ऑर्डर ऑफ द MNCs ऑर्डर देती है कि भाई ये प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, वो बना करके देते हैं, वो ठप्पा लगा करके बेच देते हैं। लोकल कंपनी का प्रोडक्ट है वो सस्ता होता है और उसका ठप्पा लग जाता है ब्रांड का, क्योंकि वो क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं, वो महंगा हो जाता है। एक तरीका ये भी होता है। थर्ड वे है बाय बाइंग लोकल कंपनीज, छोटी कंपनियों को खरीद कर लेते हैं वो। ओके, फॉर एग्जांपल कारगिल बाइंग प्रकाश फूड्स इन इंडिया। प्रकाश की टॉफ़ियाँ आती है, बहुत कुछ आता है प्रकाश का, उसको कारगिल कंपनी है अमेरिका की, USA की, उसने उसको खरीद लिया है। ऐसा भी करते हैं। तो देयर आर द 3 रूट्स, 3 वेज आर देयर कि कैसे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, और उसमें से मोस्ट कॉमन रूट है बाइंग द लोकल कंपनी। जो थर्ड वन है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट। ज़्यादातर कंपनीज ऐसा करती है। अब वो खरीदती क्यों है लोकल कंपनीज को? देखिए लोकल कंपनी को खरीदने में बेनिफिट्स ये रहते हैं कि उनको एक मार्केट मिल जाती है, जमाया कुछ बिजनेस मिल जाता है, कुछ एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं जिनको समझ होती है, फिर धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर ही, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स की बात करनी है, क्या इम्पैक्ट पड़े। तो देखिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेम बात रहेगी। तो देखिए हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट की पहले बात कर लेते हैं, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। फर्स्ट है मोर चॉइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। We have the wide range of the choices in the market, whether it is in the shoes, whether it is in the garments, whether it is in the automobile, मोबाइल, किसी में भी जाइए। पहले देखिए हम जब सेल फ़ोन की बात करते थे 2 ही सेल फ़ोन थे, अब बहुत सारे हैं, उसमें मॉडल्स बहुत सारे हैं। हम जब सर्विस प्रोवाइडर की बात करते थे BSNL होता था,
बीएसएनएल के जो मेरे पास सिम कार्ड है, अभी जो सिम कार्ड है 1950 रुपीज़ का सिम कार्ड लिया था, 6 मंथ की जो वैलिडिटी के लिए 550 रुपीज़ पे करने होते थे। अब क्या है, अब तो सिम कार्ड तो फ्री में मिलता है, डेटा मिलता है उसके साथ तो फ्री में। ओके, अब चॉइसेस बढ़ गई है मार्केट में। आपको वो पसंद नहीं आता, आप पोर्ट करवा लीजिए। पहले पोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं था, या तो बीएसएनएल या फिर बीएसएनएल, एक ही ऑप्शन था। ओके, सेकेंड है चीपर गुड्स, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स इन द मार्केट। जो चीज़ें पहले महंगी होती थी वो बहुत सस्ती हो गई है, जो चीज़ें रेंज से बाहर होती थी वो रेंज में आ गई है। आप घर में देखिए कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, ऑल टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये सस्ती हो गई है। ओके, सो चीपर रेट्स, चीपर प्रोडक्ट्स और गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ये कंपटीशन के कारण हुआ है। जब भी कंपटीशन होता है चीज़ें सस्ती होती है। जब भी एक दुकानदार आपको अगर मिलेगा ना एक मोहल्ले में, वो महंगी चीज़ें देगा। 2 अगर आ जाए तो सस्ती होने शुरू हो जाती, 4 आ जाए और सस्ती होगी। जो रिजनेबल प्राइसेस है उसके ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तीसरा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि ड्यू टू द कंपटीशन एंड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन वी आर नाउ गेटिंग द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ इन द ऑटोमोबाइल, मोबाइल और इन आईटी सेक्टर, किसी में लगा लीजिए, क्वालिटी अच्छी मिलती है हमें। फोर्थ इम्पैक्ट है बेटर सर्विसेज, वी आर गेटिंग बेटर सर्विसेज टू। इवन जो 150 रुपये का अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसकी भी केयर सर्विस आपको मिल रही है, और बंदा आएगा ठीक करके जाएगा। ओके, वारंटी आपको मिलती है, गारंटी आपको मिलती है ना। तो वो चीज़ें कैसी हुई, ग्लोबलाइजेशन का असर है ये। पहले ऐसा नहीं होता था। गाँव में या कहीं पे देखिए दूर दराज के इलाकों में टेलीफोन होते थे बीएसएनएल के, और वो ख़राब अगर हो जाते 6-6 महीने तक वो ख़राब ही रहते थे, बंद ही रहते थे, भाई आते ही नहीं थे, कॉल रिसीव ही नहीं होती थी। वी यूज़ टू कॉल कस्टमर केयर ऑफ बीएसएनएल, और वो रात को 12 बजे जा कर के कॉल मिलती थी, उससे पहले तो मतलब ही नहीं होता था। ओके, तो ये दिक्कतें थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, वी आर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स एंड दैट्स इम्प्रूवड आवर लिविंग स्टैंडर्ड। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है। पहले एक गांव में कहीं पे एक कॉलोनी में 4 या 2 या 1 स्कूटर हुआ करता था, बजाज या वेस्पा का। अब देखिए घर में मेंबर 3 है और जो व्हीकल है वो 5 मिलेंगे। घर में मेंबर 2 हैं, मोबाइल 6 मिल जाएंगे, ऐसा भी हो रखा है। क्लियर? एक घर उसमें 2 टीवी, पहले एक गली में एक टीवी हुआ करता था। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा इम्प्रूव हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं और चीपर रेट्स के ऊपर अवेलेबल है, वाइड रेंज में अवेलेबल है। इसके साथ साथ रिडक्शन इन पॉवर्टी, जो ग्लोबलाइजेशन है दैट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिली है लोगों को। लाख्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज और द मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉयड है, एंड दैट हेल्प्ड इन द डिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इसमें कम हुई है, रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी का। इसके साथ साथ रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज पीपल आर गेटिंग जॉब्स इन द मल्टीनेशनल कंपनीज, सो देर इज रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट टू, बेरोजगारी भी डिक्रीज हुई है, कम हुई है। ओके, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन के। ओके, आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द कोलैप्स ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स। देखिए पहला जो नुकसान पहुंचा किनको, कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है दे लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द एमएनसीज के साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनका धंधा चौपट हो गया। सेकेंड है वर्कर्स नो लॉन्गर हैव जॉब सिक्योरिटी एज दे आर एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली। कि देखिए मल्टीनेशनल कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने लेबर लॉज है उनको फ्लेक्सिबल बना दिया कि भाई अपनी मर्जी से काम पे रखिए। इससे क्या हुआ कि कंपनी काम पे तो रख रही है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए हैं, जॉब सिक्योरिटी दे नहीं रही। जब जॉब चाहिए, काम चाहिए, जॉब पे रख लिया, उसके बाद कि भाई घर जाओ छुट्टी। ओके, तो वर्कर्स है दे आर सफरिंग नेगेटिवली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज, तो इससे उनको भी लॉस हुआ है। और तीसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इट मे लीड टू द ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन एडवांस कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कह सकते हैं कि जो डेवलप हुई नहीं है, विकसित जो देश है, दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन डेवलप्ड नेशंस फॉर एवर, हमेशा के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि खुद की इंडस्ट्री वो सेटअप हो ही नहीं पाएगी कभी, क्योंकि बाहर वालों का सामना वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ओके,
तो यूँ कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स में दैट ग्लोबलाइजेशन, जो आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है दैट इज़ नॉट फेयर टू ऑल, सबके लिए फेयर नहीं है, इट मस्ट बी फेयर फॉर ऑल, सबके लिए फेयर होना चाहिए, बेनिफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, सबको एक समान लाभ मिलना चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर का मेन थीम है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, विच फैक्टर्स हैव स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये देखिए सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है, दैट हेल्प्ड इन द राइज ऑफ और ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन। इन द लास्ट 50 years there have been a lot of improvement in the transportation technology. This has made faster delivery of goods across long distances possible at lower cost. देखिए कि due to the improvement in the transportation, now a longer distance can be covered at कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में हम कवर कर सकते हैं और लोअर कॉस्ट में, कम कीमत पे। अब इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ, पहले ये पॉसिबल ही नहीं था। पहली बार ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और जो थी तो वो एक्सपेंसिव थी, तो जो ट्रेड था वो लिमिटेड था। नाउ वी कैन ईजिली गेट द प्रोडक्ट्स और द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री इन आवर कंट्री, और आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एट चीपर रेट्स ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण चीज़ें मिल रही है। पहले कहाँ जा पाते थे, अब देखिए कि हम कहीं पे जा रहे हैं, लोग भी ईजिली पहुँच रहे हैं, प्रोडक्ट भी ईजिली पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, चाहे वो वाटरवेज की है, चाहे वो रोडवेज की है, चाहे वो एयरवेज की, सबकी कम हुई है। ठीक, तो इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ। अगर ये महंगे होते उतने तो भाई प्रोडक्ट नहीं आने थे, क्योंकि महंगे हो जाते तो कौन सा खरीदने वाले थे कौन। उसके बाद सेकेंड है डेवलपमेंट इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें देखिए काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स हैज़ बीन एडवांसिंग रैपिडली। Telecommunication facilities such as the telephone, telegraph, mobiles, fax, these are being used widely. लोग इनको यूज़ कर पा रहे हैं। इससे भी क्या हुआ कि हम इजीली कनेक्ट हो पाए। जैसे सेल फोन है, सेल फोन मतलब आपके हाथ में मार्केट है। ओके, तो इन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को देखिए दोनों तरीके से, इट हैज़ कनेक्टेड, दिस फैसिलिटी हैज़ कनेक्टेड वेरियस मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट को आपस में जोड़ा है। इट हैज़ मेड टू कंट्रोल द बिजनेस ईजली, इस बिजनेस को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। एंड मार्केट्स आर नाउ एक्सेसिबल इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हर कोने में पहुंच हो गई है मार्केट की, घर बैठे मार्केट में घूम रहे हैं हम, क्योंकि मोबाइल है हमारे पास। ओके, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प मिली है। बाकी सोचिए कि अगर इंटरनेट या ऐसी चीज़ें ना होती तो क्या होता भाई, बिजनेस कंट्रोल हो ही नहीं पाता था। अब अंबानी अडानी है, वो घर पे बैठे हुए कैसे अपनी दुकानें संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते ना, लेकिन अब पॉसिबल है। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट को हम आईटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट पॉइंट भी बना सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स, टॉक, वॉइस मेल्स, वीडियो कॉल्स एटसेट्रा एट वेरी लो कॉस्ट के ऊपर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ओके, इवन द पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक कैन बी मेड थ्रू द ई बैंकिंग और यूपीआईज। It has also played a very important role in the rapid globalization process. जो रैपिड ग्लोबलाइजेशन उसमें इसने भी एक रोल प्ले किया, और ज़्यादा इजी हो गया। मोबाइल से पेमेंट भी करना शुरू कर दिया हमने, वीडियो कॉल करके प्रोडक्ट हम देख भी सकते हैं, तो इसका भी अपना एक रोल है मार्केट को जोड़ने में, कनेक्ट करने में। इसके साथ साथ अदर जो फैक्टर्स है, रोल ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज हैं, कौन सी होती है एमएनसीज? मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज विच ओन और प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन मोर देन वन नेशन। इन्होंने भी जोड़ा, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में आ रही तो मार्केट आपस में कनेक्ट हो गए। ऐसे ही लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है, अगर लिबरलाइजेशन ना होता तो भी नहीं हो सकता था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इट अलाउज ओपन ट्रेड और द फ्री ट्रेड को अलाउ करती है। तो ये भी एक मेन फैक्टर है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को ईजी बनाया है। इसके साथ साथ रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अब लिबरलाइज हो गया तो ग्लोबलाइजेशन होना ही था। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ द लास्ट 5 मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड मोर फेयर और एवल्यूएट द मेजर्स टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। देखिए यहाँ देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज़ नॉट फेयर। फेयर समझ रहे हैं ना, फेयर को हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत नहीं है। ठीक, न्याय संगत होता है फेयर, अब न्याय संगत नहीं है, अनफेयर है, यानी सबको इक्वली बेनिफिट नहीं हुए ग्लोबलाइजेशन से। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ सजेस्ट कीजिए कि इसको फेयर कैसे किया जाए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर की बात करें सीबीएसई एग्जाम की तो 4-5 टाइम्स आपको ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटीज शुड बी इक्वल फॉर ऑल एंड द बेनिफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। बेनिफिट्स हैं वो भी सबको एक बराबर मिले, उसे हम बोलते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल इफ नीड्स टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर ऑल। इसमें फेयर कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट कैन फ्रेम पॉलिसीज दैट शुड शेयर, दैट कैन शेयर इक्वल बेनिफिट्स। ये पॉलिसीज बनाई जा सकती है जिससे कि सबको इक्वल बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो जो वर्किंग क्लास को लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। ऐसी गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है दैट कैन बी सपोर्टेड, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सकते हैं। दे कैन बी सपोर्टेड बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स लगाए जा सकते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो एक ये भी तरीका है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको लॉस ना हो। फाइनेंशियली हो सकता है और बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली हो सकता है, किसी भी तरीके से। ऐसे ही गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स, मेसिव कंपनीज और रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO कैन बी इंक्रीज्ड। ऐसी WTO के जो नॉर्म्स है दैट इज़ नॉट फेयर फॉर ऑल, सो गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट एट द WTO फॉर द फेयर रूल्स, कि वहाँ पे भी नेगोशिएशन गवर्नमेंट ही कर सकती है, हमारी नहीं सुनेंगे कोई। ओके, ऐसी गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अलाइन अदर डेवलपिंग कंट्रीज विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड नेशन इन द कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस इन WTO। इसके साथ गवर्नमेंट है दे शुड टाई अप विद द डेवलपिंग नेशंस टू फाइट अगेंस्ट द डेवलप्ड नेशन के साथ वो संघर्ष कर पाए, क्योंकि वो उनका दबदबा, उनके फेवर में रूल्स बने हुए, ये भी किया जा सकता है। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट शुड यूज़ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। और कुछ नहीं होता तो बैरियर्स लगा दीजिए, भाई इस कंपनी को हमें प्रोटेक्ट करना है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं, मेथड है जिससे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम्स लाए जा सकते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आई होप सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ देखिए, आपको सोशल साइंस में एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट या उपभोक्ता प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम ये सेपरेटली ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इजीली इसको बना सकते हो। आपके लिए 5 मार्क्स इस प्रोजेक्ट के होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, जो कि बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम के ऊपर ज्योग्राफी गुरु, इंस्टाग्राम के ऊपर ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल, और व्हाट्सएप का चैनल भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम दोनों के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।